आप सबको मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, देशव्यापी लॉकडाउन के कारण कक्षाएं स्थगित हो चुकी हैं। अतः आपकी पढ़ाई की निरंतरता को बनाए रखने के लिए विद्यालय प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार मैं चित्रा चौधरी, आपकी विज्ञान अध्यापिका, आप सभी कक्षा 9 की छात्राओं को जीव विज्ञान का प्रथम अध्याय जीवन की इकाई कोशिका पढ़ाने जा रही हूँ। जिस प्रकार किसी भवन का निर्माण ईंटों से होता है, उसी तरह सभी जीवधारियों के शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से बने होते हैं। अर्थात कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। सबसे पहले कोशिका को सन 1665 में अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने स्वयं निर्मित सूक्ष्मदर्शी में देखा। उन्हें ये कोशिकाएं मधुमक्खी के छत्ते के आकार की दिखाई दी। इस प्रकार से जैसे एक मधुमक्खी के छत्ते में कोश बने होते हैं, शेल्स बनी होती हैं, उसी प्रकार से रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका को देखा। उस समय ज्यादा डेवलप माइक्रोस्कोप तो थे नहीं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन और कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स की मदद से कोशिका का वास्तविक स्वरूप, जो कि हमने इधर डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये वाला प्रस्तुत किया गया। तो जिस प्रकार बच्चों हम बता रहे हैं कि किसी भवन का निर्माण ईंटों से होता है, उसी प्रकार हम सभी जीवधारियों के शरीर भी कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। ये कोशिकाएं आपस में मिलकर ऊतक बनाती हैं। कई ऊतक आपस में जब मिलते हैं तो अंग का निर्माण करते हैं। कई अंग आपस में मिलकर अंग तंत्रों का निर्माण करते हैं। अंग तंत्र और ये अंग तंत्र आपस में मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। तो अभी हम यहां पर एक प्लांट सेल, एक पादप की कोशिका का डिस्क्रिप्शन करेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि प्लांट सेल में एक आउटर मोस्ट कवरिंग हमें दिखाई दे रही है, जिसको कि सेल वॉल कहा जाता है। सेल वॉल, ये सेल वॉल सेलुलोज नाम के एक पदार्थ से बनी होती है। इसका मुख्य काम है कोशिका को बाहरी एनवायरनमेंट से सेपरेट करना तथा बाहरी कुछ पदार्थों का सेल के अंदर आवागमन कंट्रोल करना। सेल वॉल के अंदर एक पतली सी लेयर दिखाई दे रही है, जिसको कि सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन का भी फंक्शन है कुछ सेमी परमिएबल और परमिएबल पदार्थों को सेल के बाहर और अंदर आने जाने में मदद करना। सेल के अंदर भरा हुआ पूरा जो मैटर हमें दिखाई दे रहा है, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे जो ऑर्गेन्स हैं सेल के, इनको सेल ऑर्गेनेली कहा जाता है। जो सबसे महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेनेली है वो है न्यूक्लियस। पूरी सेल के ऊपर न्यूक्लियस की ही कमांड चलती है। ये सेल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक डबल मेम्ब्रेन्ड स्ट्रक्चर है। इसके अंदर पूरा ये कुछ क्रोमेटिन नेट जैसा दिखाई दे रहा है, जो कि हिस्टोन प्रोटीन्स और डीएनए से बना होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन नेट के साथ साथ एक न्यूक्लियोलस भी दिखाई दे रही है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में अपना मेन रोल निभाती है। न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाला क्रोमेटिन नेट जब सेल डिवाइड करती है तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जिनको क्रोमोसोम्स कहा जाता है। न्यूक्लियस के बाहर कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही हैं। इन स्ट्रक्चर्स को बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप की होती हैं। नंबर एक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन है वो केवल सेल को एक स्केलेटन ढांचा प्रदान करना है। और यदि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के ऊपर कुछ दानेदार स्ट्रक्चर दिखाई दे, इन स्ट्रक्चर्स को राइबोसोम्स कहते हैं। तो इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स का नाम जो है अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाता है। इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स का फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेना है। राइबोसोम्स क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस की मेन साइट हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के प्रोटीन निर्माण में सहायता करती हैं। इसी के साथ साथ सेल के अंदर कुछ वैक्यूल्स दिखाई देती हैं। वैक्यूल्स का मतलब है रसधानी, रस से भरी हुई कुछ थैलियां। इन वैक्यूल का जो मेन काम है वो सेल को टर्जिडिटी, फुलावट प्रदान करना है।
सेल की ताजगी और टर्जिडिटी वैक्यूल्स पर ही निर्भर है। इसी के साथ साथ सेल में दूसरे भी कुछ महत्वपूर्ण ऑर्गेनेली हैं जिनका हम वन बाय वन करके डिस्क्रिप्शन करेंगे। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली है गोल्जी बॉडी। ये गोल्जी बॉडीज का मुख्य काम सिक्रीशन करना है, यानी सेल के अंदर से जिन पदार्थों का स्रवण होना है वो कार्य गोल्जी बॉडी ही पूरा करते हैं। हार्मोन्स और एंजाइम्स जैसे पदार्थ गोल्जी बॉडीज के द्वारा ही सिक्रीट किए जाते हैं। इसके साथ नेक्स्ट ऑर्गेनेली है प्लास्टिड्स। सेल्स के अंदर कुछ प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। ये प्लास्टिड्स 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार है उसको हम क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल नाम का ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है और इस पिगमेंट के कारण ही प्लांट्स का जो कलर है, पत्तियों का जो कलर है वो ग्रीन दिखाई देता है। और पौधों में पाई जाने वाली सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्रिया फोटोसिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट में ही कंप्लीट होती है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के हैं। इन्हीं के जैसे दूसरी सेल ऑर्गेनेली हैं जिनको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट का कलर लाल, हरा, बैंगनी आदि हो सकता है और फूलों के जो विभिन्न रंग हैं वो क्रोमोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण ही होते हैं। तीसरे जो प्लास्टिड हैं उनको हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का सेल के अंदर जो फंक्शन है वो स्टार्च को स्टोरेज करना है। इसी के साथ साथ जो इसका बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गेनेली है सेल का वो माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस इसको क्यों कहा गया? क्योंकि जो सेल की एनर्जी है जो एटीपी के फॉर्म में बनती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है वो इनर फोल्ड्स करके अंदर फिंगर लाइक ये प्रोजेक्शंस बना लेती है। इन्हीं प्रोजेक्शंस के ऊपर क्रिस्टी नामक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जिनके ऊपर रेस्पिरेशन की क्रिया के द्वारा एटीपी बनते हैं। ये एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स हैं जो समस्त जीवधारियों के लिए करेंसी मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी कहलाते हैं। इसी के साथ साथ प्लांट्स की अदर जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं लाइसोसोम भी एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनेली है। इनको सेल के सुसाइडल बैग भी कहते हैं। इनका मुख्य काम है सेल के अंदर आई बाहरी फॉरिन बॉडीज को नष्ट करना। इसके साथ साथ यदि आसपास की कोई सेल डैमेज हो जाती है तो ये लाइसोसोम उनको भी नष्ट कर देते हैं। और जैसा कि अभी हम प्लांट सेल का डिस्क्रिप्शन आपको दिखा रहे हैं, एनिमल सेल भी काफी हद तक प्लांट सेल के जैसी ही होती है, लेकिन कुछ मेन डिफरेंसेस हैं जो मैं आपको बताऊंगी। जो एनिमल सेल है उसकी जो वैक्यूल्स हैं वो इतनी बड़ी बड़ी नहीं होती, थोड़ी स्मॉल साइज की होती हैं। नंबर 2, एनिमल सेल के ऊपर सेल्यूलोज की बनी हुई जो बाहरी परत है, जो बाहरी वॉल सेल वॉल है, ये नहीं पाई जाती। केवल सेल मेम्ब्रेन ही आउटर मोस्ट कवरिंग कहलाती है। एनिमल सेल का तीसरा मेन डिफरेंस है कि एनिमल सेल के अंदर ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स, ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली जो क्लोरोप्लास्ट है ये नहीं पाए जाते। इसी के साथ साथ एनिमल सेल का जो साइटोप्लाज्म है ये डेंस होता है, ग्रेन्युलर होता है, जबकि प्लांट सेल का साइटोप्लाज्म डेंस नहीं होता। आज मैंने बच्चों आपको प्लांट सेल की स्ट्रक्चर का डिस्क्रिप्शन दिया और अब मैं आप सभी से होमवर्क में प्लांट सेल का डायग्राम बनाकर उसके 5 सेल ऑर्गेनेलीज का डिस्क्रिप्शन करके आपको लाना है, नोट्स बना के लाने हैं। इसी के साथ थैंक यू। और इसी के साथ बच्चों मैं एक ज्वलंत समस्या जो हमारे समाज में, हमारे विश्व में आजकल चल रही है उसी के विषय में भी आपसे कुछ कहना चाहूंगी। देखिए, कोरोना नाम की डिजीज ने पूरे विश्व में महामारी का रूप लिया हुआ है। इससे बचने के केवल हम उपाय कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसकी कोई वैक्सीन, कोई मेडिसिन इन्वेंट नहीं हो पाई है। तो इससे बचने के मुख्य उपाय यही है बच्चों की हम बार बार अपने हाथों को साबुन या हैंड वॉश से धोएं। लगभग 20 बार दिन में हमें अपने हाथ धोने चाहिए। मास्क का उपयोग करें। घर में अपने बड़े बूढ़ों की, छोटे बच्चों की विशेष केयर करें। सोशल गैदरिंग से बचें और जो लॉकडाउन चल रहा है इसको पूर्ण रूप से हम सपोर्ट करें। विश्व बचेगा, हम सब बचेंगे। विश्व स्वस्थ रहेगा, हम सब स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।